जोहार मास्टर जी, राउर के भी जोहार। जोहार जोहार पूर्वते जी। बताइए क्या हाल चल रहा आपका? तीज त्योहार बीत गए और कैसा रहा है, परिवार कैसा है? सब कुछ बहुत बढ़िया मास्टर जी, और ये त्योहार उहार भी बड़ा बढ़िया से बीतलक। राउर बताओ, राउर कैसे रहलक? बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से बीता, और मुझे लगता है कि हमारे जो किसान भाई हैं, दर्शक हैं, उनका भी त्योहार बहुत अच्छी तरह बीता होगा और उनका हाल समाचार भी अच्छा होगा। हाँ मास्टर तो जी, क्यों नहीं हम लोग हाल समाचार की बात के साथ अभी खेती का हाल समाचार भी ले लें? एकदम मास्टर जी, सबकर से जरूरी काम रहेला हमरे कर की के बढ़िया से जान लो, समझ लो और फायदा उठाओ। हाँ, तो बिल्कुल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं खेती के बारे से जुड़े समाचारों का। देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है प्रति भूमि रूपांतरण योजना। ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए किसानों को दिया जाता है 90% अनुदान। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। कृषि निर्देशालय झारखंड द्वारा राज्य में चलाई जा रही योजनाओं में एक प्रमुख योजना है प्रति भूमि रूपांतरण योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को वैसी भूमि जो खेती के लायक नहीं है, उसे खेती लायक बनाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाता है। इस योजना से किसान तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, साथ ही राज्य में अनाजों का उत्पादन भी बढ़ा है। राज्य में ऐसी बहुत सारी भूमि है जो कि बंजर पड़ी है, जिन्हें खेती करने योग्य बनाने के लिए कृषि निदेशालय झारखंड प्रति भूमि विकास योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत भूमि की गहरी जुताई, समतलीकरण के साथ बीज, उर्वरक इत्यादि कृषि उपादानों के लिए प्रति हेक्टेयर भूमि के हिसाब से 4,000 रुपए अनुदान का प्रावधान है। राज्य के कृषक इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। सिंचाई जल की कमी से होने वाले समस्याओं से बहुत हद तक निजात दिलाता है टपकन सिंचाई प्रणाली। इस विधि से सिंचाई द्वारा पानी की अच्छी खासी बचत होती है। साथ ही टपकन विधि द्वारा सिंचाई से फसल भी अच्छी मात्रा में होती है। इस प्रणाली को अपनाने वाले किसानों को सरकारी सहायता भी प्राप्त होती है। टपकन विधि कैसे लाभप्रद है, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों, टपकन विधि की सिंचाई जो आज सबसे सफलतम सिंचाई तकनीक है, जिसमें कि पानी आपका कम से कम 90% से 95% तक की क्षमता जो हमारी टपकन विधि सिंचाई देती है। और इसके सेवन से इसमें क्या है कि आपकी सिंचाई की व्यवस्था और साथ में खादों का प्रयोग, यह दोनों एक बहुत अच्छी साधन है जो हमारी टपक विधि से मिलती है। और इसको किसान भाई आप ज़रूर अपनाएं, क्योंकि सरकार की इसमें 90% तक अनुदान राशि आपको दे है। और इसके प्रयोग से आपकी जो कुएं का पानी है जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप पटवन विधि से, तो टपकन विधि में आपके बहुत पानी बचेंगी और उत्पादन भी आपको दुगुना मिलेगा पटवन विधि के अपेक्षा। कुछ अलग हटकर खाने वाले चीजों में बेबी कॉर्न आजकल बहुत प्रचलन में है। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही पौष्टिक भी होता है, इसलिए बाजार में, रेस्तरां और होटलों में बेबी कॉर्न की बहुत मांग है। इसकी खेती कर किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बेबी कॉर्न की बेहतर उत्पादन के लिए किसान FSHM 2, 3 और 5, गंगा 11, US 80 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। बेबी कॉर्न एक बहुत ही लाभप्रद फसल है। बुआई के 45 से 50 दिनों में बेबी कॉर्न तैयार हो जाता है तथा इसकी पैदावार 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बेबी कॉर्न की अच्छी उपज पाने के लिए कृषक FSHM 2, 3 और 5, गंगा 11 और US 80 नामक बेबी कॉर्न के उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। जो किसान भाइयों ने श्री विधि से धान की खेती किए हैं, उन्हें धान की अच्छी पैदावार के लिए इस समय कुछ विशेष कृषि कार्य करने की आवश्यकता होती है। वो कृषि कार्य क्या है और कैसे उन्हें करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। जो किसान भाई श्री विधि से खेती किए हैं, वो किसान भाई अपने कोनो वीडर, कृषि विज्ञान केंद्र में कोनो वीडर उपलब्ध है। किसान भाई कोनो वीडर से श्री विधि खेती का निकाई कोड़ाई करें। निकाई कोड़ाई करने से बहुत ही फायदा होगा, उपज में वृद्धि होगी, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। अतः किसान भाई
अपने श्रीविधि खेत के जो धान की रोपाई किए हैं उसमें कोनो वीडर का उपयोग करें। कोनो वीडर कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है और इसके लिए वो किसान भाई ले जा सकते हैं। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण को नवीन डिबलर कहा जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 3200 हिल पर बीजों की बुआई करने में सक्षम है। इस नवीन डिबलर उपकरण के इस्तेमाल से किसान बहुत ही कम समय में बुआई कार्य खत्म कर सकते हैं। यह उपकरण बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। हमारा जो पहले का रोपाई धान का रोपाई होता था उसमें बिया अधिक लगता था। अभी उससे मतलब 10% उससे लग रहा है। उसके बाद जो है बिया बीज उखाड़ने में अधिक मतलब पूंजी लगता था, अधिक लेबर लगता था, उससे अभी कम लग रहा है और उपज ज़्यादा हो रहा है। उसके साथ साथ मेरा एक डेयरी फार्म अपना पर्सनल है जो कि अभी 50-60 किलो दूध 20-25 को गाय भैंस हम अभी रखे हुए हैं। उससे हमको उधर से भी बेनिफिट हो रहा है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से प्रमुख अनाजों के भाव सामान्य बने हुए हैं। मूल्यविदों के अनुसार तेलहनी और दलहनी अनाजों के भाव में थोड़ी नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भाव पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7300 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9600 रुपए। आलू न्यूनतम 1700 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए और प्याज न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी समाचार तो बड़ा बढ़िया से बताया दिली रहो, एकदम नया नया जानकारी मिल गया। मौसम कर हाल भी बताया दिली और संगे संग मंडी के भाव भी बताया दिली। तो फायदा कर बात तो कुछ कुछ हो ही गया। देखिए भाई, हम बताते तो हैं ही बहुत सारी बातें। हाँ। और कृषि दर्शन का अंक हम अपने किसान भाइयों के लिए इसीलिए लेकर आते हैं कि नई नई जानकारियां उनको दें, है ना। सही कहते। और आपसे एक सवाल भी पूछ लें। हाँ मास्टर जी, और सवाल भले हमरे नहीं बता पा रही, बाकी सीखे ले बहुत कुछ मिलेला, तो जरूर पूछो। तो भाई किसान भाई आपके लिए भी है ये सवाल कि किस चीज के डंठल खेत छिटाए तो ताते लाभ चौगुनो पाए। किस चीज का डंठल है ये जरा सा हम लोगों को ध्यान में रखना है। इस सवाल का जवाब यही होगा। हमको बताया कि मास्टर जी का सब सवाल हमरे का बड़ा फायदा ले रहेला, लेकर जवाब के सोचते रहो और हमार सवाल कर पहले हमरे एक विराम ले लेवत थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है
उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी दर्शकों का कृषि दर्शन के आज के अंक में फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सवाल के बाद बारी आती है पर्वतिया जी की, तो हाँ। चलते हैं पर्वतिया जी की तरफ। हाँ मास्टर जी, बताइए। तनी सुना दिक्कत वाला बात हो जाए। अभी जैसन की मौसम रहलक, तनी बारिश देरी से होलक, तो हमरे कर खेत में किसान भाई बहनों के खेत में धान लागल है, खन तक अथी नहीं करे पाई है। तो इसमें चिंता की क्या बात है? नहीं तो अब गेहूं लगाए भी तो बारी आवत है। अच्छा, और अच्छा। हमके बुझाला कि बेरा बहुत ऐसा रही कि एकदम दिक्कत वाला बात हो जाते है। तो बिल्कुल बिल्कुल हमके बुझाला कि राउट कोनो न कोनो ऐसा सुविधा वाला बात जरूर हुई, जेकर से हमरे कर किसान भाई सही बात है। देखिए किसान भाइयों, पर्वतिया जी की जो चिंता है, ये आप लोगों की भी चिंता होगी कि जब हम धान की फसल काफ़ी मौसम के चलते देर से लगाए हैं, देर से फसल तैयार होगी, तो फिर उसके बाद अगर तुरंत गेहूं लगाना चाहेंगे तो खेत की तैयारी के लिए वक्त नहीं मिलेगा। तो वैसे में क्या करना चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है और हमारे विशेषज्ञ इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। एक मशीन आती है पर्वतिया जी, जिसको कहते हैं जीरो टिलेज मशीन। अच्छा। ये मशीन क्या है, कैसे इसका प्रयोग करना है, इसकी तमाम जानकारियां हम लेते हैं और इसकी मदद से आप और जो हमारे किसान भाई ये भी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ श्री सुरेंद्र कुमार यादव जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे गेहूं की जीरो टिलैज मशीन द्वारा बुआई के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक श्री सुरेंद्र कुमार यादव जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। सुरेंद्र जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। सुरेंद्र जी, जैसा कि हम बात करेंगे गेहूँ की जीरो टिलैज मशीन द्वारा बुआई के बारे में, तो जीरो टिलैज मशीन है क्या, इसके बारे में इसका तात्पर्य क्या होता है और इसके द्वारा किसान भाई किस प्रकार बुआई करेंगे? जीरो टिलेज एक मशीन है जिसको हम शून्य कर्षण मशीन भी कहते हैं। इसके द्वारा हम गेहूं की बुआई करते हैं। यह मशीन ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है और ट्रैक्टर में इसे कल्टीवेटर की जगह पे लगाते हैं। इस मशीन में 2 खांचे बने होते हैं। एक खांचे में गेहूं का बीज और दूसरे खांचे में उर्वरक डालते हैं और ये दोनों खांचों के नीचे से ठीक पाइप लगा हुआ होता है जो सीधे फाल के पास में जाता है नीचे। तो इस तरह से जब ट्रैक्टर के द्वारा ये मशीन चलता है तो ये लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में जाता है और उस पाइप के माध्यम से बीज और खाद एक निश्चित गहराई पर गिरता है। यदि गेहूं की बुआई 25 नवंबर के बाद से अगर की जाती है तो प्रतिदिन लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ उपज में कमी होती है। जीरो टिलेज मशीन का उपयोग द्वारा हम इसकी भरपाई कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जीरो टिलेज मशीन के द्वारा अगर खेत बुआई करते हैं तो उसके लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए? किसान भाई, धान की कटाई के बाद खेत में सीधा अगर नमी है तो जीरो टिलेज मशीन से सीधा बुआई कर देते हैं। उसमें खेत की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि इसका नाम है शून्य कर्षण मशीन। शून्य मतलब कि कुछ नहीं, मतलब कि बिना जुताई किए हुए गेहूं का सीधी बुआई कर देना है मशीन के द्वारा। तो इस तरह से वो बिना जोते हुए खेत में हम गेहूं की बुआई करते हैं। सुरेंद्र जी, जैसा कि आप बता रहे थे, इसमें उर्वरक का भी प्रयोग साथ साथ किया जाता है, तो कितनी मात्रा में उर्वरक का प्रयोग हमारे किसान भाई करेंगे? इसमें उर्वरक टैंक में जो उर्वरक हम डालते हैं केवल DAP डालते हैं। DAP को 1 kg पर कट्ठा के हिसाब से डालते हैं और गेहूं के बीज को लगभग 1.5 kg पर कट्ठा के हिसाब से प्रयोग करते हैं। सुरेंद्र जी बताएं कि इसमें कौन सी प्रमुख किस्में ली जाएं ताकि अच्छी पैदावार मिल सके? यहाँ के लिए
ND 2036, नैना, मंदाकिनी, उन्नत हलना, ये सब प्रजातियां हैं जो यहाँ इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं और इसके द्वारा हम अच्छी उपज ले सकते हैं। सुरेंद्र जी बताएं कि जीरो टिलेज मशीन का उपयोग हमारे किसान भाई जब करेंगे तो किन किन बातों पर विशेष करके ध्यान देंगे? इसमें धान की कटाई के बाद अगर कुछ खरपतवार जो पहले से उगे हुए हैं तो उसको नष्ट कर देना चाहिए और खेत में ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमी होने से उसके जो पाइप होता है, पाइप में मिट्टी जाम हो जाती है, तो जिसके कारण बीज और खाद सही ढंग से गिर नहीं पाता है। तो इसलिए खेत में नमी का सही नमी होने पर ही जीरो टिलेज मशीन को चलाना चाहिए। सुरेंद्र जी, जैसा कि आप बता रहे हैं जीरो टिलेज मशीन के द्वारा बुआई करने के लिए, तो इसमें तात्पर्य हम देखते हैं कि जैसे कि धान की कटाई होती है उसके बाद खरपतवार तो उसमें रह ही जाते हैं, तो इस जीरो टिलेज मशीन का जब उपयोग करेंगे तो खरपतवार का नियंत्रण किस प्रकार करेंगे? इसके लिए एक खरपतवार नाशी आता है, राउंड अप या फिर ग्लाइसेल, इसका 0.5% के हिसाब से 0.5% प्रति हेक्टेयर की दर के हिसाब से प्रयोग करते हैं, जिससे खाद ये घास खेत में मर जाता है। सुरेंद्र जी, ये तो बात है आपने बताई जीरो टिलेज मशीन का उपयोग के द्वारा गेहूं की बुआई करने के लिए। अब आप हमारे किसान भाइयों को बताएं इससे क्या लाभ होता है, कितने प्रतिशत की लाभ की वृद्धि हो सकती है? इसमें लाभ ये होता है कि जैसे धान की कटाई के बाद तुरंत हम गेहूं की बुआई कर देते हैं, और अगर जीरो टिलेज मशीन से बुआई नहीं करते हैं तो फिर हमको जुताई करना पड़ता है, उसके बाद फिर खेत को तैयार करना पड़ता है, जिसमें 5 से 6 जुताई करना पड़ता है। उसमें खर्च अधिक आता है। 5 से 6 जुताई करने पर और उसमें पाटा लगाने पर तैयार करने में लगभग 2000 रुपये का खर्च प्रति एकड़ आता है। तो जीरो टिलेज मशीन से सीधे गेहूँ की बुआई करके हम उसका बचत कर सकते हैं, और इसमें पानी की भी बचत होती है। खरपतवार भी कम उगते हैं, क्योंकि बहुत से खरपतवार हैं जो ज़मीन के अंदर थोड़ा अधिक गहराई में रह जाते हैं, वो जुताई के कारण ऊपर नहीं आ पाते हैं और वो खरपतवार नीचे ही रह जाते हैं। सुरेंद्र जी, आप हमारे किसान भाई को बताएं कि जीरो टिलेज मशीन का वो उपयोग करेंगे तो इसमें सिंचाई की भी व्यवस्था कितनी प्रकार से करनी चाहिए? इसमें पहली सिंचाई की तो बचत होती है, जैसे कि धान का फसल कटता है तुरंत बुआई कर देते हैं। इसके बाद हमको सिंचाई करना होता है, लगभग 20 से 22 दिन बाद गेहूं की सिंचाई करनी होती है, और इसमें लगभग 2 सिंचाई की बचत हो जाती है और 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो देखा किसान भाइयों, सुरेंद्र जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी जीरो टिलेज मशीन के द्वारा गेहूं की बुआई के बारे में। सुरेंद्र जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी बड़ा बढ़िया से बता दिली रहे कि अगर इस समस्या का समाधान हमरे के खोजे के रहे कि गेहूं के कैसे अब कम समय में एकदम बढ़िया से बढ़िया हमरे वो जीरो टिलेज मशीन के द्वारा है ना, और हमारे किसान भाई जो है वो गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं तुरंत, और बाद में जो खरपतवार है उसका नियंत्रण भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो अब अगली जानकारी की ओर भी बढ़ा जाए। हाँ मास्टर जी, हमके जाने के रहे नी कि ई जे रौरे बताइला री कोनो ऐसा पौधा मन के बारे जे बहुत फायदा देवेला, माने वो औषधीय पौधा। हाँ, औषधीय पौधा कहिला रही, तो उससे उकरे में एक है नी अश्वगंधा कहना था। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत ही उपयोगी जो औषधि है, ये बहुत ही उपयोगी है। तो उकरे बारे में तनी क्योंकि अगर लगाए खोजबे किसान भाई बहन में तो कैसे उके का करे कोई? हाँ किसान भाइयों, अश्वगंधा जो पौधा है, औषधीय पौधा, इसकी बहुत ही ज़्यादा मांग है बाज़ार में, और ये बहुत ही अच्छी कीमत पे बिकता है। और इसके कौन कौन से भाग प्रयोग में आते हैं, कैसे आप इसकी खेती खास करके कर सकते हैं, कैसे खेती करने के बाद उसकी देखभाल कर सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी आपको हो तो आप इसका ज़रूर लाभ उठा सकते हैं। चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ श्री ललन सिंह जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में है, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक वैज्ञानिक श्री ललन कुमार सिंह, ये हमें जानकारी देंगे कि अश्वगंधा की खेती कैसे की जाए और इसका देखभाल कैसे किया जाए। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। ललन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
ललन जी, सबसे पहले तो बस बताइए हमारे किसान भाइयों को अश्वगंधा है क्या? अश्वगंधा ये मुख्यत मेडिसिनल प्लांट है जो आयुर्वेद की एक मुख्य घटक है, और ये सारी चीज़ जो है हमारे बहुत तरह की रोग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। खास करके ये जंगली रूप में पाया जाता था, लेकिन इतना ज़्यादा दोहन हो गया कि अब लुप्त प्राय हो गया है। इसलिए सरकार ने जो है इसकी खेती के रूप में जो है काफ़ी ध्यान दिया है, और ख़ास करके जो है संथाल परगना, छोटा नागपुर, ये पठारी एरिया अश्वगंधा की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और यहाँ पर जो है अभी भी जंगली रूप में बहुत सारे तादाद में जो है अश्वगंधा पाया जाता है। इसलिए किसान भाइयों, यहाँ जो है ख़ास करके बैरम ज़मीन पर जो है अश्वगंधा की खेती करके पर वर्ष लाखों रुपया एकड़ हम कमा सकते हैं, और इसकी खेती करने में कोई ख़ास टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। इसका मुख्यतः जो है बरसात की सीज़न की ये फसल होती है। पर एकड़ जो है 4 से 5 केजी सीड 2 तरह से लगाया जाता है। एक छिटकुआ विधि से, दूसरा जो है बिचरे को डाल के रोपनी करने के लाइनिंग में। ये तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने कि इसका 2 तरीके से लगाना है। अब हमारे किसान भाइयों को बारी बारी से वो दोनों तरीका बताएं कि अगर पौधशाला में पौध तैयार करके लगाएं तो उसके लिए क्या करना होगा, और डायरेक्ट अगर छींटा विधि से करें तो उसके लिए क्या क्या विधि अपनानी हो, कि किस तरीके से हमारे किसान भाई कर सकेंगे। खास करके जो है अगर लाइनिंग में करें तो बिचरा जो है हम जो है मई के लास्ट में फर्स्ट वीक जून में जो है इसका बिचरा जैसे बैगन टमाटर का डाला जाता है उसी तरह से बेड बना के इसको हम बेड में डालते हैं। और पुनः जो है 1 महीने के बाद जब 2 से 3 पत्ते हो जाता है, यानी पौध जो है 2 से 3 इंच खड़े हो जाए, तो उसको हम उखाड़ के जो है 6-6 इंच की दूरी पर प्लांट टू प्लांट, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट 6 इंच, रो टू रो जो है 6 से 8 इंच की दूरी रखते हैं, जिससे हमको खरपतवार को नियंत्रित करने में जो है निकाई गुड़ाई करने में सुविधा हो। इस तरह से खेती करने में जो है पैदावार छिटकुओं के अपेक्षा इसमें ज़्यादा होता है, और जड़ जो इसका जो मिलता है मुक्त, चूँकि इसका जड़ ही भाग जो है दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये पुख्त रूप में पाया जाता है, उपज भी ज़्यादा होता है। खास करके जब बृहद रूप में करते हैं खेती और बैरम लैंड रहता है तो किसान भाई को नर्सरी के लिए समय जब नहीं मिल पाता है तो उस समय हम जो है छिटकुआ विधि भी अपनाते हैं। छिटकुआ विधि में सिर्फ इतने ध्यान रखना है कि अगर पौधा हमें घना हो जाए तो उसको जो है हम ट्यूनिंग यानी उसको चुन के जो है छांट देते हैं पौधे को, जो कि उसकी दूरी बरकरार रहे। इस तरह से जो है अश्वगंधा की खेती किया जाता है। खास करके अश्वगंधा में जो मेनली जो होता है बरसात के सीजन में खरपतवार को नियंत्रित करना, और जब बारिश की जैसे रुके और ज़मीन जैसे सूख जाए तो उसकी निकाई गोराई। चूँकि निकाई गोराई करने से खरपतवार को निकाल लेने से ये होता है कि पैदावार अच्छा होता है, और खरपतवार ज़्यादा जमा हो जाने से पैदावार पर असर करता है। इसमें खास करके कीट का प्रयोग बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी अगर कीट का प्रकोप हो जाए तो वैसी अवस्था में हम जो है केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी आप ललन जी बता रहे थे कि खास करके जो बरसात में लगाया गया है उसमें खरपतवार का बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे किसान भाई कैसे उसका नियंत्रण करें और कैसे अपने फसल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं? खास करके जो है बरसात के सीज़न में अश्वगंधा की खेती करने वाले किसान भाइयों इस बात की मुख्य ध्यान रखें कि चूँकि इसका मुख्य भाग जो होता है दवा में जो प्रयोग होता है उसका जड़ होता है, इसलिए इसमें गहरी जो है कुदाली से खरपतवार नियंत्रण नहीं करें, खुरपी से जो है खरपतवार का नियंत्रण करें, अन्यथा जो है हाथ के द्वारा ही खरपतवार को जो है चुनाई करें, निकाई गुराई करें। और जो है इसमें खास करके ये फसल जो है हम जून जुलाई में लगाते हैं और मार्च अप्रैल में जो है इसकी हम
इसकी खुदाई कर लेते हैं। जैसे बारिश समाप्त होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए उस, नहीं तो खास करके उसके कंद को निकालने में जो है, जड़ को निकालने में, सूख जाने में अप्रैल मई में जो है कठिनाई होती है किसान भाई को, लागत बहुत ज़्यादा लग जाता है। मार्च वगैरह तक जो है उस ज़मीन में नमी बनी हुई रहती है। तो इस लेके जो है हम उसको खुदाई करने के लिए जो है मार्च के लास्ट में जो है हम कुदाली से उसके जड़ को निकालते हैं। जड़ को निकालने के बाद जो है उसको पानी में जो है बोरे पर रख के, पानी में धो के और बोरा पर जो है हम उसको सुखाते हैं। खास करके जब वो, तब तक हम उसको सुखाते हैं जब तक वो डंठल जो है कट से टूट नहीं जाए। जब वो टूटने लायक हो जाता है तो उसको हम एयर टाइट ऐसे जगह में उसको नियंत्रित करते हैं, पन्नी के वाले बोरे में जो है पैक करके सील कर देते हैं। अन्यथा साधारण बोरा में पैकिंग करने पर जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें वायरस लगने की समस्या आ सकती है, जिससे जो है उसकी दवा का जो है खास करके मेडिसिनल वैल्यू कम हो जाएगा और वो जो है बर्बाद हो जाएगा। किसान भाइयों, खास करके स्टोर जो है अश्वगंधा को करने के लिए ये सुखाने की प्रक्रिया, तेज धूप में सुखाना, सुखाने के बाद जो है उसको जो है पैकिंग करना, और जड़ की जो है छटाई जो करते हैं उच्च कीमत लेने के लिए उसको दो भाग में, पतले भाग की कीमत अलग होती है और जो मोटा वाला भाग जो होता है, यानी वो उंगली की तरह जो है मोटे जो होते हैं, उसको हम एक साइड कर लेते हैं। और ये जो है किसान भाई 30 से 40 हज़ार रुपया पर क्विंटल जो है इसकी बिक्री है। मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। खास करके जितनी बड़े बड़े दवा की मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर वो जान जाता है तो वो किसान से खुद संपर्क करके जो है इसकी वो परचेज कर ले जाता है। और इसको अगर मान लें कि हमको बिक्री करने में देरी हो रही है तो स्टोर जो भी हम साल 2 साल इसको कर सकते हैं, इसका कोई भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं गिरता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है किसान भाई खास करके बैरम ज़मीन पर जो है अश्वगंधा की खेती करके जो है हम अपनी आमदनी को काफ़ी हद तक अपनी आर्थिक दशा को सुधार कर सकते हैं। ललन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर जी, आज कर जो हमार सवाल रह सके तो बड़ा बढ़िया एकदम विस्तार से जानकारी मिल गया, और हमें लगता है कि आपका चेहरा देख कर कि आपको मेरे सवाल का जवाब भी सूझ गया होगा। नहीं मास्टर, जो है तो दिक्कत रहेला और ऐसा सवाल करेला कि हमरे के बुझावे नहीं करे। अरे वाह, क्या बात है। देखिए भाई, हमारे किसान भाई, अगर आपको हमारे सवाल का जवाब सूझ गया हो तो आप भी हमें ज़रूर खत के द्वारा लिखा करिए, और कुछ ऐसे नए नए सवाल भी लिखा करिए, और साथ में जो खेतीबाड़ी से जुड़ी समस्याएं हैं, जो आपके सुझाव हैं, उनको भी आप खत के द्वारा हम तक ज़रूर पहुंचाइए, ये हमारी विनती है। हाँ, तो इतना काम करे ले रावरे के जाने कोई हमरे कर पता। मास्टर जी अपन जवाब के जरूर बतावे, बाकी रावरे अगर जाना थी सब इकर जवाब के तो हमरे के लिख भेजिए ई पता पे, हमरे कर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो मास्टर जी अब जब आपको बताइए दो, हम लोग जाए सीख लो। तो चलिए, हमने पूछा था आपसे कि किसके डंठल खेत छिटाए ताते लाभ चौगुनो पाए। हमारे जो अघार पंडित हैं वो कहते हैं कि सन के डंठल, सन जिसको कि आप सनई कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और अगर इसके डंठल को काट कर आप खेत में छींट देते हैं तो खेत की उर्वरा शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है और आपको चौगुना लाभ होता है। ये था इस कहावत का अर्थ, है ना। तो ये और ऐसी ढेर सारी जानकारियाँ कृषि दर्शन में हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आज अब वक्त हो चला है पर्वतिया जी, क्यों, है ना। तो अब अपने किसान भाइयों से लेते हैं विराम। जोहार।